तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, नोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। द क्वेश्चन इज फ्रॉम योर चैप्टर ओवरहेड्स। 7 नंबर का सवाल है। क्या कह रहे हैं जी? कह रहे हैं कि आप फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कैलकुलेट करें। किसको बेस बना के? मशीन आवर्स को, यानी एक्टिविटी लेवल आपका मशीन आवर्स हो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करते हुए। अच्छा, अब जरा पढ़ते हैं डाटा। कह रहा है कि आपके 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और 2 हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। Information relating factory overheads for the latest quarter and related details are as follows, यानी actual details उसने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। सर ए और बी 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स और वाई 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले तो उसने डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिए। आप अपने नॉलेज से जानते हो, प्रीवियस नॉलेज से, क्या कि एक हमारे ये जो ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप डायरेक्ट एलोकेशन, उसके बाद कॉमन एक्सपेंसेस की अपॉर्शनमेंट, ऐसा ही है, वो किसी रीजनेबल बेसिस के तहत होते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ये थर्ड स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कैलकुलेट कर रहे होते हो, अगर तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का कॉन्सेप्ट है, जो कि यहाँ पे उसने ऐसे ही कहा हुआ है। वो कह रहा है कि दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का आप बताएं। तो जो पहला स्टेप होता है डायरेक्ट एलोकेशन का, आमतौर पे वो हमें सवाल में जिस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड्स डायरेक्टली एलोकेबल होता है वो पहले ही एलोकेट करके दे रहा होता है। यहाँ भी उसने इसी तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको इसी तरह से डायरेक्टली एलोकेट करके उसने दे दी है, ये देखें सारे का सारा, ठीक है। उसके बाद उसने 2 बेसिस दी हैं। एक तो मशीन आवर्स के बारे में तो हमें काफ़ी क्लैरिटी है कि ये एक्टिविटी लेवल का काम देंगे वाइल डिटर्मिनिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बेस अगर हम देखें, रीजनेबल बेस अदर देन मशीन आवर्स वो सिर्फ एक ही है, और वो हमारा फ्लोर एरिया है स्क्वायर यार्ड्स में। ये देखो चारों डिपार्टमेंट्स का फ्लोर एरिया दे दिया उसने। और ये देखें बेसिस ऑफ एलोकेशन, यानी ये जो आपको 2 लाइन आइटम्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली रीअपोर्शनमेंट के लिए उसने आपकी मदद की है। ये देखें रीअपोर्शनमेंट के लिए कैसे मदद कर रहा है, आपको बड़ा क्लियरली बता रहा है कि डिपार्टमेंट एक्स तमाम डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विसेज दे रहा है, इवन अदर सर्विस डिपार्टमेंट को भी, यानी डिपार्टमेंट वाई को। इसी तरह जो डिपार्टमेंट वाई है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी सर्विसेज दे रहा है, और इसके अलावा डिपार्टमेंट एक्स को भी। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि सर्विस डिपार्टमेंट्स ना सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विसेज दें बल्कि अदर सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहे हों, तो फिर उस सूरत में हम या तो अलजेब्रिक मेथड, यानी जिसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी कहते हैं, उस मेथड से रीअपोर्शनमेंट करते हैं, या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे आप पे पाबंदी लगा दी और कहा कि भाई आपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से ही करना है, तो बेटा हम भी ऐसे ही करेंगे। और कॉमन एक्सपेंसेस जिसकी अपॉर्शनमेंट करनी है वो ये देखें नीचे बता रहा है, कह रहा है ये कुछ कॉमन ओवरहेड्स हैं, किसके? प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स के। इनकी अमाउंट कितनी है? 53 मिलियन। बेटा यहाँ पे कोई उसने बाइफर्केशन नहीं दी कि भाई कुछ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, कुछ हमारा रेंट का खर्चा है, कुछ डेप्रिसिएशन का खर्चा है। याद है ना, काफ़ी सारे कॉमन एक्सपेंसेस देता था, एक ही फिगर दे दी है, और सर एक ही बेस है मेरे पास, और वो क्या है? फ्लोर एरिया। यार इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, ये इवन बेसिक इलस्ट्रेशन से भी आसान सवाल है। तो मैं तो कहता हूं कि ये विदाउट अ डाउट इट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं, क्या तरीकेकार? डायरेक्ट एलोकेशन, कॉमन एक्सपेंसेस की अपॉर्शनमेंट, reapportionment based on repeated distribution method, and in the end computation of OAR using machine hours. Let's start. ये देखें बेटा, मैं एक्सेल का सहारा लूंगा सवालों को हल करने के लिए, और आप जहन में रख लें कि आपका फ्यूचर यही है, यानी बहुत जल्द कैफ भी आपका आई कैप के एग्जाम सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर। और आई कैप का जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है वो स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आपको मिलेगा फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग्स। तो मैंने भी सारा ये सवाल जो हल करना है वो आपके सामने इंशाल्लाह अभी जो आपको मिलेगा ये इसका सोल्यूशन ये एक्सेल के ऊपर ही मिलेगा, और मैं ऐसे ही एक्सेल को इस्तेमाल करूंगा जैसे वाइट बोर्ड है। डोंट यू वरी, आपको इंशाल्लाह फ़र्क नहीं फील होगा कि ये वाइट बोर्ड से हट के कुछ काम हो रहा है। मैं बिल्कुल उसी तरह से जहाँ जहाँ वर्किंग्स दिखानी होगी मैं वर्किंग्स दिखाऊंगा, और इजाफी फ़ायदा इसमें क्या होता है कि मुझे स्टूडेंट्स को जहमत नहीं देना पड़ती कैलकुलेशंस के लिए, मैं खुद ही एक्सेल के अंदर ही कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। तो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखो ये एक कॉलम, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा एक्सटेंड कर दूँ, चलें जी। तो ये एक कॉलम है जो मैं अपनी लाइन आइटम्स को लिखने के लिए छोड़ता हूँ। उसके बाद देखें इसका फॉर्मेट क्या होता है, यही इसी तरह से हम लिखते हैं कि यहाँ बेसिस लिख दी, उसके बाद टोटल इसको लिख दिया जाता है। चले मैं अभी रुपीज़ नहीं लिखता, वो मैं एक ही दफ़ा लिख लूँगा। उसके बाद डिपार्टमेंट्स बेटा आपके कौन से हैं? ए, बी, एक्स और वाई, ठीक है जी। ये इसका तरीक़ेकार होता है, हम इसी को फॉलो कर रहे होते हैं।
तो आए जी, ये यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ इसके लिए। ये एक्सेल में इसी तरह से लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, ज़ाहिर है आप रूलर वगैरह जो है उसी से इसको इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो सर ये जो आपका सारे का सारा है वो रुपीज़ में होगा। मैं देख लेता हूँ, ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स है, हाँ रुपीज़ इन थाउजेंड्स है, तो हम भी इसी तरह से इसको करते हैं जी। मैंने एक ज़रा डिफरेंट कलर शेड दे दिया जस्ट टू ज़रा इसकी बेहतर फॉर्मेटिंग करने के लिए। ज़ाहिर है आप ये वाला काम नहीं करोगे, मैं तो चूँकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे कर रहा हूँ, वरना आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप बस नीचे रुपीज़ लिखें और दैट्स इनफ फॉर यू। तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डायरेक्ट एलोकेशन का, ऐसे ही। तो डायरेक्ट एलोकेशन में तो बेटा मसला ही कोई नहीं है किसी किस्म का। यहाँ पे उसने फिगर्स दी हुई हैं, आए इसको रिप्रोड्यूस करते हैं। 1,05,000, उसके बाद 85,000, उसके बाद x 30,000 एंड y 20,000। ठीक है जी। तो ये जो टोटल का कॉलम है ना आपका बेटा, ये आप एंड पे भी बना सकते हो, यानी कि a b x y के बाद भी यहाँ भी टोटल का कॉलम आ सकता है। ये सिर्फ फॉर्मेट का फ़र्क है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप जहाँ मर्जी इसको प्लेस करना चाहें प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको टोटल भी कर दें इस पूरे को। आपको शायद ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने पहले से ही आपको फिगर टोटल करके दी हुई है 2,40,000 की, ये देखें। ठीक है जी, चलें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एलोकेशन के बाद हमारा अगला स्टेप बेटा क्या है? कॉमन एक्सपेंसेस की अपॉर्शनमेंट। तो बेटा हेडिंग दे दीजिए अपॉर्शनमेंट। ठीक है, इसको मैं बोल्ड करके अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो अपॉर्शनमेंट तो एक ही है, एक ही एक्सपेंसेस हैं, उसको आप सिर्फ कॉमन एक्सपेंसेस ही लिख दें क्योंकि उसने उसका कोई नाम नहीं दिया हुआ। तो आपको ऐसा कोई कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको बता दो बेसिस के कॉलम में कि व्हाट इज़ द बेस फॉर मी टू अपॉर्शन दीज कॉमन एक्सपेंसेस अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो बेस हमारी सर है फ्लोर एरिया, लिखना है ब्रैकेट में स्क्वायर यार्ड्स, तो लिख लें, ज़रूरत नहीं है वैसे। तो बेटा कॉमन एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं? 53 मिलियन। चूँकि डाटा हमारा थाउजेंड्स में है तो ये हो गया 53,000। ठीक हो गया सर। तो अब कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल अपॉर्शनमेंट करनी है मैथमेटिक्स का उसूल लगाते हुए। तो देखिए सर, पहले के स्क्वायर यार्ड्स कितने हैं? 1200, और टोटल स्क्वायर यार्ड्स कितने हैं? 2650। तो 53,000 इंटू 1200 ओवर 2650। ले बेटा, अपोर्शन हो गए कॉमन एक्सपेंसेस इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट। अब सेकंड डिपार्टमेंट के स्क्वायर यार्ड्स देखते हैं कितने हैं? फ्लोर एरिया 1050। तो ये देखिएगा 53,000 इंटू 1050 ओवर 2650। अपोर्शन हो गए सेकंड डिपार्टमेंट में भी इसी तरह से। थर्ड डिपार्टमेंट में क्या है? उसका स्क्वायर यार्ड्स कितने हैं? 250। ये देखिएगा 53,000 इंटू 250 ओवर 2650। एंड लाइक वाइज फॉर द लास्ट डिपार्टमेंट क्या मामला है सर? उसके स्क्वायर यार्ड्स कितने हैं? 150। लें सर, तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर लिया करें, ये तमाम डिपार्टमेंट्स के खर्चों को ऐड करें। 24,000 प्लस 21,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, तो ये 53,000 ही बन रहा है। ठीक है सर, तो ये मैंने कॉमन एक्सपेंसेस को कर दिया अपोर्शन। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप हमने करनी होती है री अपॉर्शनमेंट। तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या है कि आप यहाँ पे एक दफ़ा एक लाइन लगा के ज़रा टोटल कर लें ताकि हमें तमाम डिपार्टमेंट्स के टोटल अखराजात पता चल जाए कि वो कितने कितने हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने इस लाइन को बोल्ड कर दिया, आप यहाँ पे ज़ाहिर है वो पेन से उसको ड्रॉ करोगे तो ये हमारे पास क्या हो गए? एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स। ठीक है सर, एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स, लेट्स ऐड देम। ये टोटल ओवरहेड्स हैं, वो कितने हैं आपके? 2,93,000। लाइक वाइज आप जब ऐड करोगे तो हर डिपार्टमेंट के टोटल अखराजात आपके पास कैलकुलेट हो गए, प्लेस हो जाएंगे। ठीक हो गया सर। अब हमने करना है री अपॉर्शनमेंट। री अपॉर्शनमेंट किन को करना है? ये देखें मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई है, इनके अखराजात को आपने री अपॉर्शन करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में, ताकि थर्ड स्टेप के नतीजे में सारे ओवरहेड्स उठ के कहाँ पे आ जाएं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, ताकि फोर्थ स्टेप पे आप OAR कैलकुलेट कर सको। तो बेटा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग देते हैं री अपॉर्शनमेंट की और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। तो सर आपको मालूम होगा कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में चूंकि एक वो काम होता है कि बार बार पहले एक डिपार्टमेंट को पकड़ें, उसको अपोर्शन करना शुरू करें, फिर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को पकड़ें, उसको रीअपोर्शन करना शुरू करें। ये काम आपने रिपीटेडली करना होता है।
अब कब तक करना है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मार्केट में अवेलेबल हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि यार बस दो दफा हद हो गई तो 3 दफा कर दो रीअपोर्शन, या आप ऐसे भी कर सकते हो बस दो दफा रीअपोर्शन कर दो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स को। थर्ड स्टेप में आप डायरेक्ट एलोकेशन करके जान छुड़ा लो। एक ये ओपिनियन भी है कि भाई जब 2 डिजिट्स तक रह जाएं सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट, उसके बाद आप डायरेक्ट मेथड पे चले जाएं। तो हम भी कोई ऐसा काम करते हैं, 2-1 दफ़ा तो हम करते हैं ना, उसके बाद देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर हम रुक जाएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर लेंगे। तो आप किसी भी एक सर्विस डिपार्टमेंट से काम शुरू कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस लेट्स स्टार्ट विद सर्विस डिपार्टमेंट एक्स। तो सर 35,000 हम यहाँ से करेंगे एलिमिनेट। एक मिनट मैं ज़रा थोड़ा सा ना इसका कॉलम साइज एडजस्ट कर लूँ। ज़रा ये प्रॉब्लम आपको मैनुअली तो नहीं आएगा जब आप पेपर पे कर रहे होगे। तो सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है उसको रीअपोर्शन करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की रीअपोर्शनमेंट। ठीक है सर। और इसकी रीअपोर्शनमेंट किस बेस पे होगी ये देखें, 50, 40 एंड 10। यहाँ पे मेंशन करें 50:40:10। ये बेसिस का कॉलम इसी मकसद के लिए होता है कि आप एग्जामिनर को बताओ कि व्हाट इज द बेस फॉर मी टू अपोर्शन और रीअपोर्शन योर ओवरहेड्स। तो बेटा मसला तो बड़ा सिंपल सा है। अब मैंने क्या करना है, अब इस रेशियो या परसेंटेज की बेस पे मैं ओवरहेड्स को निकालूंगा और डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन कर दूंगा। सो लेट्स डू इट। 35,000 का 50% करते हैं, वो डिपार्टमेंट ए में चला जाएगा। इस 35,000 का 40% करेंगे तो डिपार्टमेंट बी में चला जाएगा। इसका सर 10% करेंगे तो डिपार्टमेंट वाई में चला जाएगा। अब देखें डिपार्टमेंट एक्स हो गया खाली, लेकिन डिपार्टमेंट वाई में डिपार्टमेंट एक्स का कुछ शेयर चला गया। अब मैं डिपार्टमेंट वाई को रीअपोर्शन करूंगा। ये देखें मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ, क्या कहूँगा, सर्विस डिपार्टमेंट वाई की रीअपोर्शनमेंट। वाई की रीअपोर्शनमेंट किस तरह से होगी, ये देखें 45, 40 एंड 15 यहाँ लिखते हैं। 45, 40 एंड 15। तो ये देखें टोटल कभी भी इसमें ना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि एक डिपार्टमेंट से खर्चा निकल रहा है बाकियों में जा रहा है, तो टोटल निल हो जाएगा। ठीक है, चले अब यहाँ पे आते हैं। अब वाई में टोटल अखराजात कितने हो गए, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 23,000 प्लस 3500, तो ये बना 26,500। ठीक है सर। तो अब हम इसको रीअपोर्शन कर देते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स में। इट्स सिंपल, क्या करेंगे, ये 26,500 का 45% शेयर बेटा डिपार्टमेंट ए में जाएगा। इसी 26,500 का 40% हिस्सा डिपार्टमेंट बी में जाएगा। इसी 26,500 का 15% हिस्सा डिपार्टमेंट एक्स में जाएगा। और अगेन बेटा इसको वेरीफाई भी कर लिया करो। ये देखो मैं इन तीनों को ऐड करके देखता हूँ तो ये 26,500 ही बन रहा है। ठीक है जी, आप अपने पास वेरीफाई भी कर लें। तो मैंने अभी एक एक दफ़ा रीअपोर्शन किया है, मैं एक स्टेप दोबारा रिपीट करता हूँ इसी तरह से। ये देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की रीअपोर्शनमेंट उसी बेसिस पे होगी। ठीक है जी। तो यानी कि अब मैंने क्या करना है, 3975 इसको यहाँ से निकालता हूँ और रीअपोर्शन कर देता हूँ। यानी 3975 का 50% डिपार्टमेंट ए में, इसका 40% डिपार्टमेंट बी में, और इसका 10% डिपार्टमेंट वाई में। ठीक हो गया। एंड अगेन आई विल रिपीट द स्टेप फॉर डिपार्टमेंट वाई। सेम बेसिस है, बेसिस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। यानी अब मैंने 398 को यहाँ से उठाना है और क्या करूँगा सर, 398 का 45% शेयर डिपार्टमेंट ए में, 398 का 40% शेयर डिपार्टमेंट बी में, और 398 का 15% डिपार्टमेंट एक्स में। ठीक है सर। तो मैंने दो दफ़ा इनको रीअपोर्शन कर दिया है और अगर मैं डिजिट्स को देखूं तो ये डबल डिजिट्स पे बात आ गई है। सो इट इज़ सेफर फॉर मी कि मैं इसके बाद डायरेक्ट मेथड यूज़ करूं और अपनी जान छुड़ा लूं। आप मार्क्स भी तो देखें ना, सिर्फ 7 मार्क्स हैं, तो इट्स इनफ कि आप यहाँ तक करें। उसके बाद अब क्या करें, डायरेक्ट मेथड यूज़ करें और डायरेक्ट मेथड के नतीजे में आप इस 60 की वैल्यू को डिपार्टमेंट ए और बी में डायरेक्टली एलोकेट कर दें। कैसे करेंगे सर, देखते हैं। सर अब चूंकि 16 है, सिर्फ किस में पोर्शन होना है, डिपार्टमेंट ए और बी में, तो मैं ये जो मेरी बेस है ना, क्या 50, 40 और 10, ये देखें 50, 40 और 10। अब मैंने सर्विस डिपार्टमेंट वाई को कोई शेयर नहीं देना, सिर्फ किसको शेयर देना है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को। यानी कि आई विल नॉट बी यूजिंग 50, 40, 10, आई विल बी यूजिंग ओनली 50 एंड 40। और यही चीज़ रेशो की सूरत में बन जाएगी, सारे के सारे खर्चे उठेंगे और 50-40 की रेशो में डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में
अपोर्शन हो जाएंगे। आई विल नॉट बी अपोर्शनिंग एनी कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई। 10 को मैं साइड पे कर दूंगा, यानी यही रेशियो 50 40 10 की किस में शिफ्ट हो जाएगी, किस में तब्दील हो जाएगी, 50:40 में। ये देखें 50:40। तो 5/9 और 4/9 इस रेशियो में मैं 60 को अपोर्शन कर दूंगा। ये देखिएगा 60 को यहां से निकालूंगा, ठीक है सर, और y को कोई शेयर नहीं जाएगा। ये देखिए अब 60 इंटू 50/90, या इसको 5/9 भी कह सकते हैं। ये 90 कहां से आया, 50 + 40, ठीक है सर। सिंपल रेशियो की बेसिस पे अपोर्शनमेंट। और फिर उसके बाद इसी 60 को पकड़ूंगा इंटू 40/90, या आप 4/9 भी कह सकते हैं। तो ये देखें 33 खर्चा ए में चला गया, 27 खर्चा बी में चला गया, और 60 एलिमिनेट हो गया। यानी एज अ रिजल्ट ऑफ इट ऑल योर costs of the service departments are now reapportioned to department A and B। तो इस स्टेप में मैंने टेक्निकली स्पीकिंग सर डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया है, आप भी ब्रैकेट में उसको बता दें। सो नाउ यू कैन इजीली क्लोज दिस सेक्शन। और अब आप अपने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं इनकी टोटल ओवरहेड्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको आप टेक्निकली क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे एलोकेटेड, अपोर्शनड एंड री अपोर्शनड ओवरहेड्स। क्या ख्याल है, क्योंकि 3 स्टेप्स तो परफॉर्म हो गए, एलोकेशन का, अपोर्शनमेंट का और री अपोर्शन का, तो ये इस तरह से कहलाएंगे। आए सर अब ऐड करते हैं सिंपल कि आपके जो डिपार्टमेंट्स ए और बी हैं इसमें कितने खर्चे इकट्ठे हो गए। टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि थर्ड स्टेप में सिर्फ शिफ्टिंग ही होती है। तो आए जी डिपार्टमेंट ए का टोटल करते हैं 1,29,000 और नीचे के सारे खर्चे, ठीक। इसी तरह से 1,06,000 फॉर डिपार्टमेंट बी और नीचे के सारे खर्चे, ठीक हो गया सर। और जहां तक डिपार्टमेंट एक्स और वाई का ताल्लुक है इसमें कोई खर्चा अब मौजूद नहीं है, ठीक हो गया सर। ये 3 स्टेप्स मैंने परफॉर्म कर ली हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप में जिसमें क्या होता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सर हम एलोकेटेड, अपोर्शनड एंड री अपोर्शनड ओवरहेड्स को अपने एक्टिविटी लेवल पे डिवाइड करते हैं और OAR कैलकुलेट कर लेते हैं। और सर इट इज़ वेरी मच सिंपल। मैं अगर इसको फॉर इंस्टेंस ए बोल दूं और बी बोल दूं सर किसको, मशीन ऑर्स को, यहाँ पे लिखते हैं सर मशीन ऑर्स। उसने सवाल में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं मशीन ऑर्स दोनों डिपार्टमेंट्स के, कितने दिए हैं सर 1890, लेट्स राइट इट हियर 1890, और ये कितना है सर 1710, ठीक है सर। और एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या कैलकुलेट हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड रेट, यही तो उसने पूछा हुआ था। और वो कैसे निकलेगा, A/B, ठीक है सर। हम ओवरहेड्स को एक्टिविटी लेवल से डिवाइड करके एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। तो आए सर डिवाइड करते हैं एलोकेटेड, अपोर्शन एंड री अपोर्शन ओवरहेड्स को मशीन ऑर्स के साथ, एंड द आंसर इज 85। मैं इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखता हूँ, दैट इज 84.99। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी के लिए 1,32,376, इसको डिवाइड करेंगे सर 1710 से। और जहन में रखें ये जो फैक्ट्री ओवरहेड रेट है ये आपका थाउजेंड्स में ही है, ठीक है। चूँकि ऊपर मैंने लिख दिया रुपीज़ इन थाउजेंड्स, इट इज़ इनफ। यहाँ पे आप लिख दें रुपीज़ पर और कौन से, मशीन ऑर्स, ये आप जानते हो, ठीक है सर। सो द फाइनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू वाज दिस वन। मैं अगर इसको सिर्फ हाईलाइट कर दूं निशानदेही के लिए, दिस वाज द फाइनल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो बेटा इट वाज फेयरली सिंपल, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो। मैं तो कहता हूँ ये 7 नंबर का है, इसमें ये पोटेंशियल था कि शायद आप इसमें कुछ टाइम सेव भी कर सको, ठीक है जी। तो प्लीज़ टेक योर टाइम एंड हैव द स्क्रीनशॉट।